पीएचडी की भी बड़ी अच्छी कहानी है जातिवाद को सहने की। पीएचडी मैं करना चाहती थी, मेरी मैरिज हुई थी उसके तुरंत बाद ही, तो मैं नैनीताल यूनिवर्सिटी में गई। तो वहाँ मिश्रा जी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस के। तो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक आलोचनात्मक अध्ययन। तो मैंने कहा सर आप मुझे ये क्या टॉपिक देना है? बोले अरे राधा ऐसी कोई बात नहीं है, देखो आप आराम से कर सकती हो, ज़रूरी नहीं है जो भीमराव अंबेडकर ने काम किया तुम उससे भी ज़्यादा कर सकती हो। मैंने कहा सर आप किसकी आलोचना करवा रहे हैं? जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, हमें पढ़ने लिखने का हक अधिकार मिला, आप मुझसे कह रहे हैं मैं उन्हीं की आलोचना करूँ? कहीं ना कहीं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। आप अग्निकुंड में आगे बढ़ा के हाथ डाला करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये तो होता है साधन सामग्री हमारा भाव बन जाए, इसलिए हम लोग भगवान को समर्पित करते हैं। साथियों नमस्कार, समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज अंतानी। आज देवभूमि उत्तराखंड पहुंचा हूं। उत्तराखंड को अपने आप में देवभूमि क्यों कहा जाता है, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां, किंवदंतियां, लोक कथाएँ प्रचलित हैं, आप उन सब से अनजान नहीं होंगे। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं अपने आप में देवी का रूप हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि जिस समाज को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, आज उस समाज की बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिखर को चूम रही हैं। जी हाँ, मेरे साथ इस समय राधा वाल्मीकि जी बैठी हैं। उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं उनसे रूबरू होऊंगा। उससे पहले कुछ चंद उपलब्धियां हैं, उसके बाद तो राधा जी से हम पूछेंगे क्या क्या कैसे कैसे उनका जीवन सफ़र रहा है और किन किन सम्मानों से उनको नवाजा गया है। आप सुनिएगा। ग्लोबल एडवेंचर जो पुरस्कार है उससे उनको नवाजा गया है। एसएस फाउंडेशन जो पूरे देश के अंदर शिक्षा को लेकर जो काम कर रहा है फाउंडेशन, उन्होंने राधा जी को पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पूर्व राष्ट्रपति देश के, उनके नाम से जो अवार्ड निकाला जाता है उनसे उनको सम्मानित किया जा चुका है। अपने आप में एक बड़ा अनुभव भी है, या एक बड़ा इसको पुरस्कार भी कह सकते हैं। अटल, आप जानिए कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल हिंदी रत्न सम्मान, उससे भी वो सम्मानित हैं। उसके अलावा उत्तराखंड प्राइड 2019 मतलब उत्तराखंड का गौरव उनको कहा गया है 2019 में। बहुजन रत्न के से तो पूरा ट्रॉफियाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो पूरी भरी पड़ी हैं। लक्ष्मीबाई, मतलब एक बड़ा सम्मान है लक्ष्मीबाई साहित्य सम्मेलन जो हुआ उसका जो सम्मान है, और मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द वर्ल्ड का भी सम्मान उनको मिला है। अब जानते हैं राधा जी से, सीधा रूबरू कराता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ। राधा जी पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राधा वाल्मीकि उत्तराखंड से हूँ। पिथौरागढ़ मेरा गृह जनपद रहा है और मेरी सारी शिक्षा जो है वो पिथौरागढ़ से ही हुई है। और मेरी कर्मस्थली पंडित गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ मैनेजमेंट का ही एक इंटरमीडिएट कॉलेज है और मैं उसमें लेक्चरर के रूप में काम करती हूँ। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस 2 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। मैडम कैसे, जब आप स्टूडेंट माफ़ कीजिएगा, जब आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, और समय की तो लेक्चरर को, क्योंकि उसको शोध करने होते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी टेक्निकल ऐसी चीज़ें हैं जो पहले पूरी रात पढ़ेंगे
फिर जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। उसके अलावा सामाजिक क्षेत्रों में आप महिलाओं को लेकर काम कर रही हैं। हमने पिछले कई वर्षों से आपको देख रहे हैं, नाम सुने, राधा वाल्मीकि हैं, कोई उत्तराखंड की हैं, लगातार महिलाओं को लेकर, समाज के शोषण के खिलाफ, शिक्षा को लेकर आप काम कर रही हैं। कैसे इतना समय मैनेज कर पाती हैं? देखिए, मैं खुद भी हायर एजुकेशन मैंने ली है। मैं 5 विषय में एमए हूँ, बीएड हूँ, एलएलबी हूँ, पीएचडी हूँ, डीलिट हूँ। तो इतनी सारी मैंने डिग्रियाँ ली हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलूँ और मैं एक उदाहरण बनूं बच्चों के लिए कि शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जब चाहें एजुकेशन ले सकते हैं, केवल अपने मन में आपको संकल्प लेना है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में रख लेनी है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अब रही बात कि मैं कैसे समय निकालती हूँ, मैं बचपन से ही मेरे अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी। मुझे ये लगता था कि मैं आई कैन डू इट, यानी मैं हर काम कर सकती हूँ, चाहे मैं भले ही विफल हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती थी, क्योंकि कहा भी गया है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ। एक बार कभी विफल हो गई तो भी हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि विफलता ही हमारी सफलता की कुंजी होती है। तो इसीलिए मैं हर काम में आगे डट गई और मैंने मन में ठान लिया कि मुझे कुछ ना कुछ करके रहना है, और इसी वजह से मैंने शिक्षा ग्रहण की। हालांकि बहुत सारे मेरे साथ व्यवधान आए जातिवाद को लेकर के पढ़ाई लिखाई में मैं, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे प्रताड़ित किया जाता था तो हताश और निराश नहीं होती थी, बल्कि एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ती थी कि तुम मुझे पीछे धकेलने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं तुमसे आगे बढ़ के दिखाऊंगी। अच्छा, हमारा समाज कुछ वो कहानियाँ जो आपके जीवन से जुड़ी हैं उनको सुनना चाहता है। राधा वाल्मीकि, जो राधा नाम की जो छोटी सी लड़की थी, कहीं कस्बे में, गांव में खेला करती थी, वो राधा से राधा वाल्मीकि कैसे बनी, इतनी हायर एजुकेशन कैसे ली? और अब तो मुझे लगता है, जैसे आपने बताया कि मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर होड़ लगा ली है कि डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा डिग्रियाँ मैं लेकर आऊँगी। नहीं, खैर मैं बाबा साहेब की बराबरी तो कभी नहीं कर सकती हूँ। उनके पद चिन्हों पे मैं चलना चाहूँगी। मुझे बस पढ़ने का शौक़ तब से जागृत हुआ। मेरे मम्मी पापा, ये सामने उनकी तस्वीर है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उन्हें अपना आदर्श मानती हूँ, क्योंकि मेरे पापा नहीं पढ़ पाए थे कुछ परिस्थितियों के कारण। इसी वजह से उनका सपना था कि मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ूँ, और वो बहुत मेहनत मजदूरी करके उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं देखती थी वो किस तरह परेशानियाँ भुगतने के बावजूद भी मुझे पढ़ाते लिखाते थे। तो मैंने उनके सपनों को साकार करने की ठानी और मैंने साकार किया। जब मैं कक्षा 5 में, क्या कार्य माता पिता करते थे? मेरे पिता वही अपना पुश्तैनी कार्य करते थे। वहाँ जिला कार्यालय में 4th क्लास कर्मचारी थे, तो मेहनत करके मुझे पढ़ाते थे एक्स्ट्रा। मैंने इसलिए पूछा, बुरा ना माने, कि कम से कम एक 4th क्लास कर्मचारी की बेटी, ये इंस्पायर है जो आज के बच्चों को करेगी आपकी स्टोरी, कि कैसे एक 4th क्लास की बेटियाँ कैसे आज इस शिखर पर पहुँची है। हाँ जी, मेरे पापा सफाई का काम करते थे जिला कार्यालय में, और उनको पढ़ने नहीं दिया गया था, पढ़ नहीं पाए थे, तो वो चाहते थे मेरी बेटी पढ़े। तो वो कहते थे, बेटा तुम जितना पढ़ना चाहोगी पढ़ो, बस ये है कि हमारी इज़्ज़त का ध्यान रखना। और मैंने अपने पापा के सपने को साकार किया। मैं कक्षा 5 में जब पढ़ती थी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ी, तो कंपटीशन होता था। एक हमारे शहर के ही बहुत नामी एडवोकेट थे, तो उनकी बेटी भी पढ़ने में बहुत तेज़ थी। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी, मैं हिंदी मीडियम में, और उस टाइम में कक्षा 5 की जो परीक्षा होती थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बोर्ड हुआ करता था। तो मैं टॉपर थी, मेरे मैथ में 100% थे, लेकिन उस लड़की को, क्योंकि वो सवर्ण थी और उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाने के लिए मेरे मैथ के क्वेश्चन में मात्र पॉइंट लगा के मेरे मार्क्स काटे गए, और रातों रात मेरे को सेकंड पोजीशन पे लाया गया, जबकि सारे शहर में तहलका मचा हुआ था कि एक जो है सफाई कर्मचारी की बेटी टॉप कर रही है। तो ये चल रहा था। लेकिन वहाँ पे जब दूसरे दिन रिज़ल्ट निकला तो मेरी जो प्रिंसिपल थी, प्रधानाध्यापिका प्राइमरी स्कूल की, वो बहुत झगड़ी वहाँ जाके कि मैं वहीं खड़ी थी, मेरी बच्ची ने 100% दिया है और उसके मार्क्स कैसे कटे हैं। लेकिन वहाँ मार्क्स मेरे साथ काटे गए। तो तभी से मैंने मन में ठान लिया था कि मैं, इन्होंने मेरे मार्क्स काटे, मुझे पीछे धकेला है, लेकिन नदी के बहाव को ना कोई रोक नहीं सकता, बांध नहीं सकता। तो मैंने बस बचपन से ही अपने आप को वो नदी बना लिया था कि तुम मेरे राह में जितने भी व्यवधान पैदा करोगे, मैं उन व्यवधानों को लांघ के भी फर्श से अर्श पे पहुंचूंगी। और बस वही प्रेरणा स्रोत मेरे माता पिता मेरे लिए बने रहे, और मैं लगातार सफलता प्राप्त करती रही, पढ़ाई में आगे बढ़ती रही,
और बड़ा रोचक तथ्य तब सामने आया जब मैं इंटर करने के बाद में डिग्री कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो वहाँ छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे। मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और हमारा एनएसएस का कैंप लगा हुआ था, तो मैं पूरे एनएसएस कैंप को डील कर रही थी, कैप्टन थी पूरे कैंप की, और सारे कार्यक्रम जितने भी होते थे वो मैं ही संचालित करती थी। तो अब कैंप लगा, कॉलेज में कन्वेंसिंग चल रही थी, छात्र संघ के चुनाव होने थे, तो स्टूडेंट जब आते थे अपने कन्वेंसिंग करने के लिए वहाँ, तो उन्होंने मेरा संचालन वगैरह करने का देखा, तो पता नहीं बीएड के लोगों के मन में, बीएड के स्टूडेंट सीनियर्स मोस्ट होते हैं, उनके दिमाग में आया कि इस बार हम किसी लड़की को इलेक्शन लड़ाते हैं, लड़कियाँ नहीं लड़ती हैं। तो जब मेरा 14 दिन का कैंप ख़त्म हुआ, मैं कॉलेज में गई तो देखा बोर्ड में मेरे नाम के आगे जगह जगह लिखा हुआ है संयुक्त सचिव पद के लिए उम्मीदवार कुमारी राधा वाल्मीकि। अब मुझे लगा कि मेरा नाम किसी ने मजाक में लिखा होगा, मैं सारे बोर्ड से जाके मिटाने लगी, तो पीछे से सीनियर सारे स्टूडेंट्स हमारे आ गए बीएड वाले, तो वो लोग कहने लगे बहना इसको मिटाओ नहीं, और हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम इलेक्शन फ़ाइट करो। तो मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा नहीं मेरे पापा इजाज़त नहीं देंगे। वो सारे मेरे घर आए, मेरे पापा शहर से तैयार हो गए, मैंने इलेक्शन फ़ाइट किया। 7 लड़के मेरे पद में मेरे अगेंस्ट खड़े हुए और मैं बहुमत से जीती। और उस पहली बार फर्स्ट लड़की थी, सन ये 84 की बात है, और उस समय में कोई लड़कियां इलेक्शन फ़ाइट नहीं करती थी। मेरे ख्याल से शायद देश में भी कहीं इलेक्शन में नहीं चलते होंगे। तो मैं उस समय इलेक्शन जीती और जातिवादी भावना का वहाँ यह असर दिखाई दिया कि एक लड़का जो शर्मा था वो हारा, मेरा ही क्लासमेट था, उसने ये कहा कि मैं इस जाति की लड़की से हार गया, ये मेरे लिए ग्लानि है, अहंकार बन गया, और वो डिप्रेशन में गया, वो पागल हुआ और लास्ट में उसकी डेथ भी हो गई। तो जातिवाद का इतना नशा है कि आदमी इतना अपने ऊपर उसको ले गया। जी तो आज भी मुझे याद है, तो मुझे तो खैर बुरा नहीं लगता है क्योंकि वो केवल अपनी भावनाओं की वजह से गया, मेरी उसमें कहीं कोई गलती नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी मैंने पदार्पण किया, फिर मैं नगर पालिका की वहाँ सभासद भी बनी। हाँ जी, तो प्रकाश पंजी हमारे यहाँ के कबीना मंत्री रहे हैं, तो उनकी और हमारी शुरुआत एक साथ हुई थी। वो बाद में मंत्री बन गए, मैंने राजनीति में जाना नहीं ठीक समझा। मेरा उद्देश्य था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मुझे डॉक्टरी का बहुत शौक़ था। लेकिन जब मैंने हाई स्कूल के बाद में साइंस लेने की, मुझे हमें पता नहीं था, पापा तो खैर कम पढ़े लिखे थे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्या होती है नहीं पता था। तो शुरू में मैं साइंस की क्लासों में भी बैठ रही हूँ, कॉमर्स में भी बैठ रही हूँ, आर्ट्स की क्लास में भी बैठ रही हूँ। तो मुझे टीचर्स कहने लगे नहीं इसमें नहीं, इसमें बैठो, इसमें नहीं, इसमें बैठो। और बायो मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन फिर क्लास स्टाफ रूम में मैंने सुना बातें करते हुए, तो टीचर्स कहती थी कि भंगी चमारों के बच्चे अगर डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। ये शब्द मेरे कानों में पड़े। और एक मेरी इंग्लिश की टीचर थी, मेरे को बहुत मारती थी। किसी और लड़की की गलती होती थी, कॉपी उसकी होती थी और मेरे को मार पड़ती थी। वो मेरी नामा राशि थी और उसकी कॉपी उठा के मेरे मुंह पे मार दी जाती थी। मैं रो के कहती थी मैम ये मेरी कॉपी नहीं है, ये दूसरी राधा की है। तो अच्छा ठीक है बैठ जाओ, ऐसे कह के मुझे वो जानबूझ के प्रताड़ित मुझे किया जाता था। खैर जैसे तैसे फिर मैंने साइंस नहीं ली, मैंने आर्ट साइड ली। फिर मैं 11th में जब आई मैंने इंग्लिश भी छोड़ दी। इंग्लिश आज भी मेरे लिए बहुत बड़ा फोबिया बनी हुई है, तो मैंने इंग्लिश छोड़ दी। फिर इंटरमीडिएट किया। लेकिन हाँ, जैसे ही डिग्री कॉलेज में पदार्पण किया तो मेरे लिए बहुत तरक्की के रास्ते खुले। वहाँ प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे मिले, सभी का मुझे बहुत सहयोग मिला। और इलेक्शन फ़ाइट करने के बाद तो फिर मैं स्टूडेंट लीडर बनी, तो स्टूडेंट्स की भी प्रिय रही। फिर उसके बाद मैंने एक संस्था बनाई वहाँ पे। मेरे अंदर ये नहीं था, जातिवादी भावना नहीं थी, मैं तो सभी के साथ में, हर वर्ग के साथ में काम करती थी। जी, तो वहाँ पे हमारे सभी समाज के लोग थे, उसमें हर वर्ग के लोग थे। तो हमने एक संस्था बनाई, नवोदय पर्वती कला केंद्र। तो कुमाऊँ की संस्कृति, पहाड़ों की संस्कृति, उन दिनों यूथ इंटीग्रेशन कैंप हुआ करते थे, युवा महोत्सव। तो हमें भेजा जाता था डीएम के माध्यम से, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से छात्रों को सकारात्मकता। जी, तो मैं अपनी टीम के साथ जाती थी। तो कई स्टेटों में मैं गई और वहाँ फर्स्ट हम लोग आते थे। और तभी मैंने लिखना भी शुरू कर दिया, मैं अपनी कविताएं वगैरह भी लिखती थी। तो मुझे आज भी याद है, जयपुर के जोधपुर में हमारा नेशनल कैंप लगा था, इंटीग्रेशन कैंप। तो वहाँ मैंने अपनी कविता पढ़ी थी। कविता का कंपटीशन था और ऑल इंडिया लेवल पर था। तो उस ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन में आज भी मेरे पास
उसकी न्यूज़पेपर की कटिंग भी रखी है, तो उसमें मैं पढ़ रही हूँ, मेरे को फर्स्ट प्लेस मिली वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पर कविता में। तो मैंने फिर कविताएं भी लिखना आगे शुरू कर दिया और बहुत सारे गेम्स हुए, सब में फर्स्ट प्लेस मेरी पड़ती रही। तो इस तरह से मैं लगातार इन चीज़ों में आगे बढ़ती रही, क्योंकि मेरी हॉबी भी थी और कॉलेज में भी हमेशा जो स्पोर्ट्स भी होते थे या साहित्यिक कोई भी एक्टिविटी होती थी तो मैं हर किसी में बिना तैयारी के कूद जाती थी। स्पीच देने के लिए भी बस नाम लिखवा लेती थी, उतर जाती थी और फर्स्ट नहीं तो सेकंड प्लेस तो मेरी पड़ती ही पड़ती थी बिना तैयारी किए। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और तभी ये मेरा कारवां चलता रहा और इस तरह मैंने समाज सेवा के काम में पदार्पण किया, स्टूडेंट्स के लिए काम किया, समाज के लिए काम करना शुरू किया। और जब थोड़ा सा बड़ी हुई तो मम्मी पापा को होता ही है कि बेटी सयानी होती तो माता पिता को शादी की चिंता लग जाती है और माता पिता को बोझ नहीं लगती हैं बेटियां। सामाजिक ताना बाना है कि ब्याह करो, नहीं, हाँ, अड़ोसी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो पापा चाहते थे कि मैं अपनी बेटी को IAS बनाऊंगा, तो लेकिन बस वो शादी वादी हुई। अब ये मेरा दुर्भाग्य रहा या जो भी रहा, हस्बैंड मुझे मिले मेरे से कम पढ़े लिखे थे और वो आर्मी में थे, ITBP में बहुत सारी ड्रिंक करते थे। तो मेरी लाइफ बहुत कम चली है और वही रहा कि घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, वो सब मैं सहती रही। घर वालों को कभी मैंने नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरी मम्मी को पता लग गया था किसी न किसी तरह। मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट थी और मेरे साथ बहुत ज़्यादा हिंसा हुई तो मम्मी को हार्ट अटैक आया, उसके बाद मदर की डेथ हो गई। फिर पापा भी चुपचाप रोया करते थे कि मैंने क्या किया, अपनी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। हालांकि मैं चाहती नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स को पता चले। तो पापा भी खैर ज़्यादा नहीं रहे। मम्मी के जाने के बाद 2-4 साल बाद पापा को भी ब्रेन हेमरेज हुआ, वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। अब उस दौरान मैं बहुत बुरी तरह टूट गई, लेकिन वो पीरियड मेरा इतना गोल्डन पीरियड था कि मैं IAS PCS निकाल सकती थी। लेकिन वो शादी करना हुआ कि मेरा भविष्य को अंधकार में डाल दिया गया। तो मैं 2005-06 तक मैं बिल्कुल डिप्रेशन में तो खैर मैं नहीं गई, लेकिन मैं टूट गई थी पूरी तरह से मानसिक प्रताड़ना से। तो मैंने फिर क्या है, मैं किताबें पढ़ने लग गई और किताबें पढ़ के मुझे लगा कि मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए। मैं प्राइवेट MA करने लगी। फर्स्ट में मैंने कर लिया था, फिर मैंने हिस्ट्री से MA किया, पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट में कर चुकी थी, उसके बाद इकोनॉमिक्स से किया, एजुकेशन से किया, सोशियोलॉजी से किया। इस तरह मैंने 5 MA किए और LLB मैंने पापा के सामने कर ली थी। फिर मेरे साथ में टीचर्स कहने लगी तुम इतने MA कर रही हो, ऐसा करो PhD कर लो। उन्हीं ने किसी ने राय दी, फिर मेरे भी दिमाग में आई तो मैंने फिर PhD ज्वाइन किया। अब PhD की भी बड़ी अच्छी कहानी है जातिवाद को सहने की। PhD मैं करना चाहती थी, मेरी मैरिज हुई थी उसके तुरंत बाद ही। तो मैं नैनीताल यूनिवर्सिटी में गई तो वहाँ मिश्रा जी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस के। तो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक आलोचनात्मक अध्ययन। तो मैंने कहा सर आप मुझे ये क्या टॉपिक देना है? बोले अरे राधा ऐसी कोई बात नहीं है, देखो आप आराम से कर सकती हो, ज़रूरी नहीं है जो भीमराव अम्बेडकर ने काम किया तुम उससे भी ज़्यादा कर सकती हो। मैंने कहा सर आप किसकी आलोचना करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, हमें पढ़ने लिखने का हक अधिकार मिला, आप मुझसे कह रहे हैं मैं उन्हीं की आलोचना करूँ? कहीं ना कहीं षड्यंत्र था वो जानबूझ के आपको टॉपिक था कि मैं ना कर पाऊँ। तो मैंने नहीं किया, मैंने वहीं अपना फाड़ा एडमिशन फार्म और मैं रख के आ गई। मैंने कहा सर मैं नहीं करूँगी आपके अंडर में। फिर मैं चली आई। उसके बाद मेरी लाइफ फिर डिस्टर्ब हो गई, हस्बैंड का बाद में पता लगा वो इस तरह से परेशान करते रहे सब, तो मैं टूट गई थी। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करी, 2005 में एडमिशन लिया हल्द्वानी में। तो वहाँ से मैं, वहाँ भी जो थे वही स्थिति मेरे साथ आई। मुझसे कहने लगे मेरे एडवाइज़र, अरे तू क्या करेगी, इतनी सारी डिग्रियां तूने ले रखी हैं, नौकरी कर रही है, आराम से कर। मैंने कहा सर मेरी इच्छा है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, आपका फ़र्ज़ है मुझे PhD कराना। तो मजबूरी में उन्होंने एडमिशन तो दिला दिया, क्योंकि उस समय मेरे B.Ed के एक प्रोफेसर भी वहाँ आए थे हल्द्वानी ट्रांसफ़र होके, तो वो मुझे बहुत अच्छा मानते थे। जोशी सर थे वो। ऐसा नहीं कि समरणों में सब खराबी होते, बहुत अच्छे लोगों का मुझे सहयोग मिला है, कुछ एक ऐसे रहे हैं। तो जोशी सर ने कहा नहीं ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मेरी बहुत प्रिय स्टूडेंट रही है, तो मुझे फिर एडमिशन मिला, मैंने PhD की। लेकिन उन सर ने मुझे कहीं एक शब्द गाइड नहीं किया। मुझसे कहने लगे तुम यूनिवर्सिटी जाओ, कैटलॉग पढ़ो और उसके बाद तुम कर लो काम। मैंने यही किया। मैं डेली नैनीताल नहीं, मैं वो टालते रहे, मैं डेली नैनीताल जाती थी, यूनिवर्सिटी में घंटों बैठती थी, शाम को लौटती थी और मैंने देखा किस तरह थीसिस लिखी जाती है। और उसके बाद फिर मैंने थीसिस लिखनी शुरू की। लेकिन मुझे टॉपिक भी देखिए कितना टफ दिया,
टॉपिक जो LLM वाले जिसमें कर सकते हैं PhD, वो मुझे दिया उत्तरांचल में अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति और विकास। ये टॉपिक मुझे दिया, जबकि पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था। मुझे इंटरेस्ट था, मैंने LLB भी कर रखी थी, तो मुझे बहुत इजी लगा। मैंने कहा सर मैं कर लूँगी। तो मैंने फिर PhD की। तो मैं पेपर जब मेरे तैयार होते थे मैं उनके पास ले जाती थी, सर मेरा एक पेपर चेक कर दीजिए, कुछ बताइए कमी। अरे ठीक है रख लो, हो जाएगा। मैंने सर कर दिए, मैंने अपने चैप्टर बनाए। मेरे पास यहाँ बुक रखी भी है उत्तरांचल में अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपालिका, तो उसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर जब बनाए। पहली किताब है मेरी, थीसिस बुक है वो। तो जब मैंने वो थीसिस बुक तैयार कर ली, उन्होंने सर नहीं चेक की, मुझसे बोले आप इसको बाइंड करा लो। तो अब सोचिए मैं बाइंड करा रही हूँ, उसमें पैसा लगा रही हूँ, और कोई मिस्टेक होती अगर बाई चांस और वो रिजेक्ट हो जाती तो मुझे कितना लॉस होता। पर मेरे साथ आशीर्वाद था बाबा साहब का, वो मेरे रिजेक्ट नहीं हुई, बल्कि वो लोग हैरान हो गए कि मैंने इतनी बड़ी थीसिस कैसे लिख ली, वो भी कानून पे। तो मैंने उस पर पूरा रिसर्च किया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी और मेहनत की, लोगों से इंटरव्यूज़ भी लिए, कोर्ट्स में गई, जज से, वादी प्रतिवादियों से, सबसे इंटरव्यू के दौरान कैसे केस पेंडिंग रह जाते हैं, क्यों इतना दबाव न्यायपालिकाओं पे पड़ता है, वो सारी चीज़ें, और जुडिशियरी सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ। क्योंकि हिस्ट्री मैंने पढ़ा था, तो वो चौपालों से शुरू हुआ था जुडिशरी सिस्टम, वहाँ से पंचायतों से जी। तो वहाँ से मैंने वो सारी चीज़ें जब उसमें दी हैं, और फिर उत्तराखंड में जो ये हमारे यहाँ के धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों में क्या दंड विधान था, जैसे अंग भंग करना और कास्ट के हिसाब से जो है दंड निर्धारित था, तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें दी। और फिर जो कोर्ट्स के कितने प्रकार होते हैं वो सारी चीज़ें उसमें दी। न्यायिक दबाव को कम करने के लिए उसमें कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके बारे में बताया, और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें जब उसमें दी मैंने, तो मेरी थीसिस तैयार हो गई। उन्होंने पढ़ी नहीं थी, फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया मेरे थीसिस को, ताकि मैं सबमिट ना कर पाऊँ। बोले मैं नहीं करवा पाऊँगा, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। तो फिर मेरे को एडवाइज़र नियुक्त हुए, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो को एडवाइज़र थे वो पांडे सर थे, और मेरे सीनियर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में। तो वो मुझे देखते ही खुश हो गए, बोले अरे राधा तू तो मेरी जूनियर रही है। तो मैंने कहा सर देख लीजिए ये थीसिस है। वो मेरी थीसिस भी खुद आके लेके गए मेरे पास से, उन्होंने स्टडी की, कह रहे थे उन्हें तो बहुत अच्छी थीसिस बुक लिखी है। उन्होंने मेरी वो पास कर दी। उसके बाद वहाँ जमा की मैंने थीसिस, फिर वो एग्ज़ामिनर के पास गई, दो थीसिस बुकें गई, उन लोगों ने भी पढ़ के उसको तुरंत सेलेक्ट कर लिया। फिर मेरा वाइवा हुआ। अब जब मैं वाइवा में गई तो उस दिन वो बहुत शर्मिंदा हुए, क्योंकि सर जब वो आए वहाँ से एग्ज़ामिनर, और उन्होंने मेरे क्वेश्चन पूछने शुरू किए कि आपने कैसे लिखी। पहले तो बोले आप कहीं से गुप्ता जी ने आपको उठा के दे दी होगी किसी की थीसिस बुक, क्योंकि जो स्टूडेंट छोड़ देते हैं आधी अधूरी। तो मैंने कहा नहीं सर, आप मुझसे A to Z कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए, मैंने मेहनत की और मेरी थीसिस बुक मुझे बाय हार्ट रटी हुई है। तो बोले बताइए अपनी थीसिस बुक के बारे में। मैंने बाय हार्ट उनको सारे आर्टिकल्स से लेके हर चीज़ मैंने बता दी। उसके बाद वो सारे स्टूडेंट भी बैठे थे, सारे प्रोफेसर्स भी बैठे थे, कह रहे हमारे तो सर से ऊपर उतर गया, आपने ये क्या लिखा है। तो सबसे पहले एग्जामिनर्स खुश हुए, खड़े हुए, बोले हम आज से आपको डॉक्टर की उपाधि देते हैं। और फिर वाइस चांसलर ने अपने साथ में बैठा के मुझे खाना खिलाया, बोले आज से आप हमारी कैटेगरी में आ गई हैं। तो तब वो सर बोले जो मेरे एडवाइज़र थे कि काश इस हीरे को मैंने तराशा होता तो आज ये कुछ और होता। इसने बिना कुछ बताए, बिना कुछ गाइड किए इतनी अच्छी थीसिस बुक लिख डाली। तो बहुत शर्मिंदा हुए। तो जो गिफ्ट वगैरह मैं एग्जामिनर के लिए और उनके लिए ले गई थी वो ले नहीं रहे थे। मैंने कहा नहीं सर, अगर आप मुझे नहीं करवाते और इस तरह का मेरे साथ व्यवहार नहीं करते तो शायद मुझे प्रेरणा नहीं मिलती और मैं इतना बेस्ट नहीं कर पाती। तो मैंने उनको दिया, मैंने उनको थैंक्स बोला कि सर आप ही की बदौलत में ये कर पाई हूँ, आप ही प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं चैलेंज ले लेती हूँ, जो मुझे पीछे धकेलने की कोशिश करता है मैं उसे चैलेंज मान के उससे और आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से मैंने PhD कंप्लीट की। आज 13 अगस्त 2024 है। मैं इस समय उत्तराखंड के रुद्रपुर में हूँ। मैडम से मिलने का सौभाग्य क्यों हुआ है, आज इनके जिस घर में हम बैठे हैं उसका इनॉग्रेशन है। अभी तक तो मैडम से जो चर्चा हुई है वो राधा से राधा वाल्मीकि और राधा वाल्मीकि से डॉक्टर राधा वाल्मीकि और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान को लेकर हुई है। और अब चलते हैं सीधा सीधा सामाजिक मुद्दों पर।
राधा वाल्मीकि सामाजिक मुद्दों पर, क्योंकि जिस तरीके से जिस परिप्रेक्ष्य से वो आती हैं, एक 4th क्लास सफाई कर्मचारी की बेटी से एक लेक्चरार तक का मुकाम उन्होंने हासिल किया और आज पूरे देश को गौरवान्वित कर रही हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब इनकी फेसबुक उठाते हैं तो पता चलता है कि देश में कम सम्मेलनों में रहती हैं, विदेशों में ज़्यादा सम्मेलन में रहती हैं। अपने वक्तव्यों से वो दूसरों को प्रभावित करती नज़र आती हैं। राधा, क्या लगता है, इतने वर्ष आपको लेक्चरिंग में हो गए हैं, किताबें भी आपकी माशाल्लाह बहुत सारी आ गई हैं और आपने नाम भी बहुत कमा लिया है, उपलब्धियाँ क्या हैं? मेरी उपलब्धियाँ यही हैं कि मैं समाज के बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए सेमिनारों के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से उन लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ और बच्चे मेरी बात को समझ भी रहे हैं और बहुत सारे बच्चे सफल भी हुए हैं। तो मैं इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ, क्योंकि बाबा साहेब ने शिक्षा पर जोर दिया था और वही मैं काम कर रही हूँ। और मैं जो ये समाज के लिए काम कर रही हूँ किसी उपलब्धि के लिए नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा शोषित, वंचित, दबा कुचला समाज है, जो हम लोगों ने झेला है, वो हमारा समाज आगे जाके ना झेले और हमारे बच्चों को प्रॉपर सही गाइडेंस मिले ताकि वो सही करियर चुन सकें। तो इसीलिए मैंने शिक्षा के लिए ही एक बुक भी निकाली है, सही कदम सफलता की ओर। वो अमेज़ॉन पे भी पढ़ी है और फ्लिपकार्ट पे भी पढ़ी है। और मैं बच्चों को, क्योंकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, तो उस किताब को पढ़ने के बाद बच्चे आर्ट साइड, कॉमर्स और साइंस के जो PCM PCB ग्रुप होता है उसके बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने उसको भोगा है, मुझे नहीं जानकारी सही थी, तो मैं नहीं तो कुछ और ही होती। तो वो बच्चों को उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर मैं महिलाओं के लिए भी काम करती हूँ, क्योंकि महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती हमारे खासकर शोषित वंचित तबके में। और जो नशा और कुछ इस तरह की जो दुष्प्रवृत्तियाँ समाज के अंदर हमारे कुरीतियाँ चल रही हैं, तो उन चीज़ों से महिला कैसे अपने आप को सशक्त बनाए, कैसे लड़े। क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को भोगा है। मेरे पति नशा करते थे और मुझे प्रताड़ित करते थे, तो मैंने इतना, अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है, मेरा डाइवोर्स हो गया है। तो उसके बाद मैंने अपने आप को समाज सेवा में लगा लिया। तो मैं महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ कि आप देखिए, अपने आप को घुट घुट के मारने से अच्छा है कि अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को निकालो, कुछ ऐसा करो कि लोग याद रखें। और हम घुट घुट के मरेंगे तो बदनामी हमारे ऊपर, क्योंकि जो ये पुरुष प्रधानता हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है, तो गलती भले ही किसी की भी हो, दोषारोपण महिला के ऊपर ही होता है। बिल्कुल, राधा वाल्मीकि जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि जब किसी महिला से ये पुरुष प्रधान समाज पार नहीं बसाता है तो सीधा उसके चरित्र के ऊपर हमला करता है। डॉक्टर अंबेडकर की छाप उनके जीवन में दिखाई देती है। डॉक्टर अंबेडकर जब डॉक्टर अंबेडकर ने 1930-31 में कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ पर इसमें मरूंगा नहीं, और उन्होंने 56 में लगभग 25-30 साल बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। उन्हें पता था मेरा समाज, ये जो भोला भाला समाज है, जब देश की आज़ादी के बाद शिक्षित होगा तो इसको डरा के धमका के रखा जाएगा। क्यों? डर, और डर किस बात का? ऊपर वाले का डर। उस ऊपर वाले के डर को दिखाकर हज़ारों वर्षों तक इस समाज को शिक्षा से वंचित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को जानते थे कि आज़ादी के बाद, संविधान लिखे जाने के बाद, जब देश आज़ाद हो जाएगा तो गुलामों के गुलाम, मतलब अंग्रेज़ों के गुलाम, जो इस ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग थे, चाहे वो स्वर्ण समाज में कोई भी जाति आती हो, उसके गुलाम हम लोग थे, जिसको बहुजन समाज के लोग कहा जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई थी गोलमेज सम्मेलन में 31, 32 और 30 में जो गोलमेज सम्मेलन हुई, तो डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेज़ों को यही बताना चाहते थे कि आप गुलामों को आज़ाद कर रहे हैं, लेकिन हम गुलामों के गुलाम हैं, हमको कब आज़ादी मिलेगी। राधा वाल्मीकि जी ने डॉक्टर अंबेडकर को आत्मसात किया, उनके शिक्षा के सिद्धांत को लेकर वो आगे चली और आज इस मुकाम पर पहुँची हैं। क्या वजह है कि आप जैसे जो छात्र हैं या जो मन में ठान लेते हैं वो तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे कि वर्तमान में 2024 में हम हैं और जिस तरीके से सरकारों ने कुठाराघात किया है आरक्षण को लेकर, उस पर क्या लगता है कि एक जो वर्ग विशेष है, हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमज़ोर रहा है, लेकिन उसको आरक्षण देकर या क्रीमी लेयर हटाकर या जो भी सरकारें व्यवस्थाएं बनाना चाहती हैं वो चलिए ठीक है, समझ में आता है, लेकिन क्या वो व्यवस्थाएं सरकार उनको दे पा रही हैं जिन व्यवस्थाओं के चलते उनको उनका जो हक है, जो मिलना चाहिए था, या जिसकी वजह से वो पिछड़े हुए हैं, वो उभर पाएंगे?
नहीं, सरकारें वो हक वो व्यवस्था नहीं दे पा रही हैं। यदि सरकारों से वो हक और व्यवस्था मिली होती तो वो शोषित वंचित वर्ग रह ही नहीं जाता। जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो कहीं ना कहीं कागज़ों में फाइलों में दबके रह जाती हैं, ज़मीन पर वो नहीं पहुंच पाती हैं और उनका वास्तविक लाभ जिनको मिलना चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाता है। वो दूसरे ही लोग उसका फ़ायदा उठा जाते हैं। इसीलिए कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा ना कि वो वर्ग क्यों नहीं ऊपर उठ पा रहा है। जबकि शिक्षित बच्चे हमारे एमए किए हुए, बीएड किए हुए, एलएलबी किए हुए बच्चे अगर उनके पास रोज़गार नहीं है तो उनको मजबूरन अपना वही पुश्तैनी कार्य करना पड़ रहा है। और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि ये वर्ग जो है वो झाड़ू छोड़ना ही नहीं चाहता। अरे जब उन्हें खाने को आप कहीं से रोटी नहीं मिलेगी तो वो अगर वो झाड़ू से भी खा रहा है तो कम से कम स्वाभिमान की रोटी तो खा रहा है ना। वो अपराध तो नहीं कर रहा है, वो चोरी डकैती तो नहीं कर रहा है, वो खा रहा है। और उस पेशे को अपनाने पे भी उसको मजबूर किया जा रहा है। तब कर रहा है जब आप किसी नौकरी में उनको जाने नहीं देंगे तो वो क्या खाएंगे। और वो जिस काम को वो कर रहा है उस पर भी सवालिया निशान उठाए जाते हैं। ये कहा गया मेरे से, अभी जो सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो कई लोगों ने मेरा व्यूज़ जानने की कोशिश की। तो मैंने उन लोगों से यही कहा कि जब बहस होती है ना तो वो कह देते हैं तुम लोग तो पूरा 100% आरक्षण ले रहे हो सफाई के कार्य में। मैंने कहा आप ले लो 100%, आपके पास जो 16% है वो हमें दे दो, 100% आप ले लो, आपको पता चल जाएगा कि क्यों वो विवश है। जिस चीज़ से उन्हें रोटी मिल रही है अब उसको भी छीनना चाह रहे हो। पहले तो उनका हक नहीं दे रहे हो और जो मिल रही है उसको भी छीनना चाह रहे हो। तो आप इस तरह की अगर बातें करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपसे कम से कम इस मामले पर सहमत नहीं हूँ। चमार समाज ने पशुओं की खाल उतारना बंद किया, उन्होंने खेती में जाना पसंद किया, उन्होंने शहरों में जाके चाहे वो मजदूरी की, उन्होंने ईंटा ढोया, सीमेंट बनाया, रोड़ी बदरपुर बनाया, उन्होंने वहाँ पे जाके नौकरी की, अपने बच्चों को पढ़ाया, उनकी दूसरी पीढ़ी शिक्षित हुई, तब जाके वो नौकरी में आई। लेकिन जो हमारा मेहतर समाज है, जिसको वाल्मीकि समाज का कह दिया जाता है, बंगी समाज कह दिया जाता है, वो दिल्ली जैसे महानगरों के चारों तरफ है। हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा से उन्होंने दूर किया है। ये तो सवालिया निशान उठेगा। नहीं, शिक्षा बच्चे पा रहे हैं, शिक्षा बच्चे ले रहे हैं। अब देखिए मैं तो शिक्षित थी ना, मेरे को मैं अपने ही बता रही हूँ, मैं शिक्षित थी और मेरा प्रमोशन होना था। लेकिन आप जैसा प्लान तो हर बच्चा नहीं कर पाता ना। उससे पहले मेरे साथ एससी के हमारे 2 भाई और थे, उनके लिए कोई भी बात नहीं हुआ, इजीली उनका प्रमोशन हो गया। मेरे लिए ही क्यों प्रमोशन में अड़ंगे लगाए गए? मुझे आमरण अनशन पर बैठने को विवश कर दिया गया। और अधिकारी कौन थे? एससी समाज के ही अधिकारी थे जिन्होंने मुझे आमरण अनशन पर बैठने पे विवश किया। और मैं बैठी आमरण अनशन पे 4 दिन बैठी। और जब मेरे साथ सारा समाज, सर्व समाज आया, मैं ये नहीं कहूँगी कि दलित समाज आया, मेरा सर्व समाज मेरे साथ खड़ा हुआ और आमरण अनशन से मैं उठी। उस दिन मुझे दिखा कि हाँ, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। तब वाइस चांसलर विवश हुए और अधिकारी भी वो बदल चुके थे, जो हमारे खुद एससी के अधिकारी थे, जो मुझे वो चाहते तो मैं अनशन पर नहीं बैठती, लेकिन उन्होंने मुझे बैठने पे विवश किया। तो मैं कैसे कह दूं कि वो मेरे समाज के जो बच्चे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, उन्हें विवश नहीं किया जा रहा है। अब उन्हें कोई काम भी अगर मान लिया जाए, अगर मेरे सफाई कर्मचारी वर्ग का व्यक्ति एक दुकान लगा लेता है तो हमारे अपने खुद के लोग पहले उसकी दुकान का बहिष्कार करेंगे, दूसरी दुकानों से सामान लेना पसंद करेंगे। लेकिन अगर एक सफाई कर्मचारी वर्ग का व्यक्ति दुकान लगा लेगा तो उसकी दुकान से राशन नहीं खरीदेंगे। फिर वो क्या करेगा अपने पेट भरने के लिए? लास्ट में वही अपना पुश्तैनी पेशा पकड़ेगा ना, क्योंकि उसको कोई दूसरा छू नहीं सकता। और हमारे लोग विवश हैं उस काम को करने के लिए। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन जिसको लेकर चले थे हमारे बहुजन महापुरुष, उसमें कहीं ना कहीं घपलेबाजी चल रही है। घपलेबाजी बिल्कुल चल रही है और नहीं चाहते हैं कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएं, बल्कि टांग खींच के नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। और हमारा जो ये दूसरा वाला वर्ग है ये भी खुश होता है कि हमसे निचले पायदान पर कोई तो है, हम भी एक ऊंचे पायदान पर है। ये ऐसी भावना, क्योंकि मैंने बहुत सारी बामसेफ की भी मीटिंगें अटेंड की हैं, बहुत सारे प्रोग्रामों में गई हूँ और कुछ अंदर की बातें मुझे ऐसी सुनने को मिली हैं कि ऐसे मैं कह नहीं पाऊँगी। और उसी से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। मैंने सारे संगठन छोड़े और मुझे लगा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से चाहे डोर टू डोर जाऊँ, कैसे भी जाऊँ, मुझे अपने लोगों को जागरूक करना है, समाज के
तो स्पेशली मुझे अपने उस तबके को जो बिल्कुल हाशिए पे खड़ा है उसको आगे लाना है और मैं वही काम कर रही हूँ। मुझे सेमिनारों में बुलाया जाता है, मेरे लिए व्यवस्था की जाती थी होटलों में, 5 स्टार होटल, 3 स्टार या किसी भी तरह जितनी सामर्थ्य होती संस्थाओं की वो मुझे बुलाते थे। मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा नहीं, आप मेरे ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करेंगे, मैं कमा रही हूँ, मैं पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहेब का ये सिद्धांत कैसे फॉलो करूँगी, नहीं तो अगर मैं आपसे अपने ऊपर खर्चा करवाऊँगी। तो मैं कहती हूँ ऑर्गेनाइज़र से कि आप मुझे बुला रहे हैं, आप मुझे अपने घर में बैठाइए, जो आप खाएंगे वो मैं खाऊंगी, परिवार के साथ घुलूंगी मिलूंगी। और उसका मुझे बेनिफिट ये मिला कि जब मैं सेमिनारों में जाती हूँ तो मैं मोहल्लों में रुकती हूँ, और जब मोहल्ले में रुकती हूँ तो लोगों को पता चलता है राधा वाल्मीकि मैडम आ रही हैं, तो उनमें एक बहुत उत्सुकता होती है और वो मिलने के लिए आते हैं। मैं सफ़र करके जाती हूँ पूरा दिन और रात को 4-4 बजे तक उन लोगों के साथ बैठती हूँ, मीटिंग चलती है, बातचीत होती है। दूसरे दिन 9 बजे से 10 बजे से मैं फिर सेमिनार में बैठती हूँ और रात को फिर ट्रैवल करके मैं वापस आती हूँ। मैं थकान भूल जाती हूँ क्योंकि मुझे वो अपना समाज दिखता है कि इनको कैसे मुझे आगे लाना है। और मैं खुश हूँ कि महिलाएँ जो हैं वही अच्छे बच्चों को शिक्षा दे सकती हैं, वो प्रथम गुरु होती हैं और उन्हें पहले जागरूक करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं मानती हूँ एक माँ जो होती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, वो कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगी और वो जैसे संस्कार बच्चे में डालेगी बच्चा वैसे ही बनेगा। तो समाज की जो ये दुर्दशा जिससे आप रूबरू हमारे दर्शकों को करा रही हैं, इसमें जो राजनेता हैं हमारे और जो सामाजिक संगठन है उनकी क्या भूमिका है? राजनेता और सामाजिक राजनेताओं की तो भूमिका मैं मानती हूँ कि नगण्य है, दुर्दशा ही है। क्योंकि हमारे राजनेता जनता से चुन के तो चले जाते हैं, लेकिन जब वो संसद में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी पाबंदियां होती हैं, चाहे वो पार्टी की पाबंदी लगी हो, चाहे उनको अपने करियर की पाबंदी हो। और वो पहले अपना भला अपने करियर को देखते हैं, वो समाज की बात नहीं करते हैं। और समाज यही कारण है कि आज संसद में देख लीजिए हमारे रिजर्वेशन वाले कितने वहाँ पे MPs हैं और वो कितने समाज की बात करते हैं, कितने लोग बात करते हैं, कितना % उनका है। क्या वो समाज में के बारे में खुल के बात नहीं कर सकते? वो उस पोस्ट पे पहुँचे हैं। 1-2 से क्या होता है, वो तो नगण्य है ना। 1-2 कुछ ताकत तो संगठन में होती है, संघ में होती है। अगर वो लोग इकट्ठा होकर किसी बात को कहेंगे तो क्या नहीं सुनी जाएगी उनकी बात? लेकिन कहना नहीं चाहते हैं समाज के लोग हमारे। और इसके लिए तो हमें खुद को व्यक्तिगत रूप से उठाना पड़ेगा। यदि हर व्यक्ति खुद को उठाने की कोशिश करने लग जाए तो ये समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। हमें एक दूसरे का मुंह नहीं देखना है कि कोई हमारे लिए करने आएगा। अब बाबा साहेब दोबारा आने वाले नहीं हैं, कोई मसीहा हमारी दशा को सुधारने आने वाला नहीं है। संविधान ने हमें जो हक अधिकार दिए हैं, हमें अपने संविधान को पढ़ना होगा, उसे हमारे राइट्स को जानना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा और हमारे हक अधिकार हमें खुद मिल जाएंगे। यदि हम अपनी दुर्दशा के खुद भुक्तभोगी हैं। हम आज भी जो हमारी दयनीय स्थिति हो रही है उसके कारण भी हम ही कहीं ना कहीं हैं। हम खुद उस स्थिति से निकलने की कोशिश आज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो हमें लोग धकेल रहे हैं, लेकिन कुछ हम लोग भी नहीं कोशिश कर पा रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से बात होगी, तभी हम समाज की दशा और दिशा को सुधार सकते हैं। अच्छा, देश में 2 तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक व्यवस्था कह रही है कि देश के तमाम ब्राह्मणों को नाव में बिठा के यूरेशिया भेज दो। दूसरी व्यवस्था कह रही है कि देश के अंदर तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। क्या ये संभव है? क्या इस देश के अंदर सामाजिक सौहार्द जो अभी तक गंगा जमुनी तहजीब चली आ रही थी, जिस तरीके से पिछली सरकारों में खासकर केंद्र सरकारों ने देश को एक तरफ धकेला है, ये कहें कि स्पष्ट कहें हिंदू राष्ट्र का वो एजेंडा लेकर चल रहे हैं, क्या ऐसे में देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना पॉसिबल है? नहीं, ये तो खैर शांति व्यवस्था इससे कायम नहीं हो पाएगी। ये तो राजनीतिक साम दाम दंड भेद वाली स्थिति है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को आपस में लड़वा दिया जाता है और उसके बाद राजनेता उसमें रोटियां सेकते हैं। ये तो जनता को चाहिए कि हमें क्या करना है। एक वो समय भी था जब होली, दिवाली, ईद और गुरु ग्रंथ साहब की पूजा पाठ ये सारे सब लोग सौहार्दपूर्ण मिलकर मनाते थे और आज दीवारें एक दूसरे के बीच में खींचने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिशें पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि भारत जो है विविधता वाला देश है, विभिन्न धर्मों जातियों का देश रहा है, विभिन्न भाषाभाषी देश रहा है और यहाँ की जो संस्कृति है, जो विश्व गुरु कहा जाता है भारत, वो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, क्योंकि विभिन्नता ही
का जो गुलदस्ता है वो देश के किसी और वर्ल्ड में किसी और देश में नहीं है। और नाम लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं चरित्रार्थ नहीं करते अपने। हाँ, उसको चरितार्थ नहीं करते हैं, क्योंकि बुद्ध धर्म भी धर्म नहीं है, वो धम्म है। और बुद्ध ने भी जो शिक्षाएं दी हैं वो मानवता की बात उन्होंने कही है, किसी धर्म विशेष की बात नहीं कही है। उन्होंने बुद्धि को चैतन्य करने की बात कही है, इंद्रियों को वश में करने की बात कही है, क्योंकि इंसान जो है वो अच्छे बुरे कर्म कब करता है, जब उसकी खुद की इंद्रियां वश में नहीं होती हैं। यदि इंसान अपनी इंद्रियों को वश में कर लेगा, वही तो बुद्धत्व है। उसने खुद को अपने आप में कंट्रोल कर लिया। अगर हमें ये मानना है कि हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है, हमें सही दिशा चुननी, तो हम सही दिशा पे ही बढ़ेंगे। और अगर किसी ने सोच लिया, मान लिया जाए कोई व्यसन करता है, दुर्व्यसन करता है, और वो उसका आदी हो चुका है, वो नहीं पालन कर रहा है, वो उन्हीं चीज़ों में वो खुद गड्ढे में गिरना जा रहा है, तो उसको कौन निकाल पाएगा। तो इसके लिए तो हमें अपनी जो हमारी एक आत्मशक्ति बल है ना, उसको मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। अब देखिए, अब हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लाते हैं। डॉक्टर चाहे आपको, डॉक्टर क्या वो बीमारियों की दवा देते हैं? नहीं, वो इंसान को क्या करते हैं, वॉच करते हैं। वो उनको साइकोलॉजिकल जब रूप में उनको देखने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजी उसकी पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि हाँ इसको दवा, अगर एक गोली देंगे वो सोचेगा डॉक्टर ने एक ही गोली दे दी, मैं इससे ठीक ही नहीं होऊंगा। और डॉक्टर ढेर सारी दे देंगे, उनके दिमाग में आएगा हाँ मेरे अंदर बीमारी थी, मुझे डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, मैंने खाई हैं, तब मैं ठीक हुआ हूँ। लेकिन आप ये मानिए कि अभी हमारे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, या हम कोई चीज़ में अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं, हम कोई सीरियल देखने लग जाते हैं, गाना सुनने लग जाते हैं, या कोई हमसे मिलने आ जाता है, वो दर्द कहाँ चला जाता हमारा? वो हमारे ब्रेन से है ना, वो हमारे शरीर में नहीं है, वो हमारे दिमाग से है। और जितनी भी बीमारियां वो हमारे दिमाग से हैं। जब तक हम अपने दिमाग को परिष्कृत नहीं करेंगे, अच्छे विचार नहीं लाएंगे, हम तर्कशील नहीं बनेंगे, हम अपनी बुद्धि को चैतन्य नहीं करेंगे, तब तक ये जो समाज में कुरीतियां हैं, दुर्व्यसन है, बुराइयां हैं, ये बीमारी की जड़ बन के हमारे अंदर घुसी रहेंगे। तो धन्यवाद, डॉक्टर राधा वाल्मीकि जी से रूबरू थे आप, और जिस तरीके से उन्होंने खुलकर मानवता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए चर्चा की है, हम आपके वक्तव्य की सराहना करते हैं। और आप देश के किस कोने से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद राधा मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए, आपने मेरी हौसला अफजाई की, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बात आपने सबके पास पहुँचाने के लिए मैं इस चैनल की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए कामना करूंगी। और इसी तरह से आप समाज की प्रतिभाओं को सामने लाते रहिए और लोगों को जागरूक करते रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।